टाइम इज वेरी हाँ, डेंजरस। हाँ। वुमेन अच्छा, हम लोग थोड़ा शॉट ले सकते हैं? ले सकता है, हाँ। आर्मी के लिए आर्मी ले में सकता है। ऐसा होएगा करके मैं सोचा नहीं था। Definitely, I don't think we would want an army regime, right? We would want a democratic regime because our constitution, it's very good on paper. The only problem is it's not being implemented. Why people here are chasing Indian media? Because you guys are saying, I don't mean you guys, because I'm saying, because they're saying like Nepal should be part of India and we wanted a Hindu nation, blah blah blah, stuff like that. Fuck that. We don't need that, है ना? नेपाल की राजधानी काठमांडू में आज कर्फ्यू का चौथा दिन है और कर्फ्यू अभी भी यहाँ पे इम्पोज्ड है और हम इस वक्त खड़े हैं यहाँ के राष्ट्रपति भवन शीतल निवास के बाहर। आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने इसे जलाया था, ये एकदम बियॉन्ड रिपेयरिंग, बियॉन्ड रिनोवेशन है। बिल्कुल एकदम सब कुछ ख़त्म हो चुका है एकदम जल के। तो यहाँ पे सिचुएशन जो अभी है काफ़ी टेंस है। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे सेना के जवान तैनात हैं और कर्फ्यू इम्पोज, हालांकि धीरे धीरे इसमें ढील दी जा रही है। आज 11 बजे तक यहाँ पे कर्फ्यू में छूट दी गई थी, जिसकी वजह से लोग का मूवमेंट लगातार बढ़ा था, लेकिन एक बार फिर से कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है और अब लोगों का मूवमेंट यहाँ काफ़ी कम है। अभी जिस तरीके का माहौल है उसमें हमने आपको कल भी बताया था कि बहुत ही मुश्किल है हमारा बाहर निकलकर रिपोर्टिंग करना, क्योंकि इंडियन मीडिया के खिलाफ एक सेंटिमेंट है। बावजूद इसके आज हम निकले और हमारे साथ एक भैया हैं जो हमारे आज के ड्राइवर हैं। बताइए सर, क्या नाम है आपका? और मेरा नारद राय है। ये बताइए, जो कुछ भी जितना कुछ भी घटित हुआ, आपको क्या लगता है कि क्या इसका कारण रहा होगा? अभी तो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब अभी कोई नेता लोग भी नहीं है, अभी सब सैनिक के हाथ में है, अभी कुछ फाइनल ही नहीं हुआ सर। अभी वो लोग क्या करेगा, क्या कौन नेता लेगा, कौन करेगा, कुछ फाइनल ही नहीं सर। अच्छा, आप ये बता रहे थे कि बहुत भ्रष्टाचार है और तमाम चीज़ें आप बता रहे थे, क्या कारण आपको लगा ये पूरे विद्रोह का? भ्रष्टाचार तो सब युवा लोग वही बोल के ऐसा आंदोलन किया है। अभी शुरू से नेता लोग सब भ्रष्टाचार करके कुछ नेपाल में कुछ विकास नहीं हुआ बोल के ऐसा सब ऐसे तोड़फोड़ किया सब, मेरे को ऐसे लगता है। आपको ऐसा लगता है कि नेपाल में विकास नहीं हुआ और उन लोगों ने भ्रष्टाचार किया? हाँ, सब नेता लोग भ्रष्टाचार करके युवा लोग अभी छोड़ा नहीं है ना, इसके लिए सब नेता लोग को ऐसा तोड़फोड़ कर दिया लगता है मेरे को ऐसा। अच्छा, जिस तरीके से आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुआ, हम जहाँ पीछे राष्ट्रपति भवन के पास हैं वहाँ भी सब कुछ जला दिया गया, इन सबको आप कैसे देखते हैं एज अ नागरिक? अभी तो मैं कुछ सोच नहीं सकते, अभी कैसा करके ये तो ऐसा होएगा करके मैं सोचा नहीं था। 24 घंटा भी नहीं लगा है इस तोड़फोड़ होने के लिए, मैं ऐसा सोचा भी नहीं था सर। तो गोली मारा ना स्टूडेंट लोग को, गोली मारा, इसके लिए वो तो एकदम गलत था लगता है मेरे को, क्योंकि वो लोग गोली मारना नहीं चाहिए था ना। अच्छा, ये बताइए कि अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पे किसकी सरकार होनी चाहिए, किसके हाथ में सब कुछ होना चाहिए, आपको क्या लगता है? वो तो मेरे को अभी तक कुछ मालूम नहीं। अभी युवा लोग जो करेगा युवा लोग करेगा, और सैनिक लोग जो बोलेगा वही होगा। नहीं तो अभी तो सेना के नियंत्रण में है, लेकिन वो चाहते हैं, आप लोकतंत्र चाहते हैं, चुनी हुई सरकार चाहते हैं या सेना का मेरे नियंत्रण? को ऐसा नहीं है, जो भी आएगा अच्छा करेगा, मैं कोई कुछ ऐसे कुछ बोल नहीं सकते। जो भी आएगा ना, जो भी आएगा वो सरकार आएगा और सब जनता लोग के अच्छा होना चाहिए। जैसे इंडिया में सरकार हम लोग खुद चुनते हैं, वोट देते हैं, वैसा वाला चाहिए या फिर मतलब जो खुद से? अभी युवा लोग चुनेगा नेता, अभी वो से ज्यादा बोल नहीं सकते। अभी युवा लोग के हाथ में, अभी युवा लोग चुनेगा, युवा लोग कौन नेता को रखेगा वो युवा के हाथ में है। अच्छा, यहाँ जो प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, उनका ये कहना था कि लिपू लेख और जो काला पानी है, इन सब को लेके अगर टिप्पणी नहीं की होती तो ऐसा नहीं होता। आपको क्या लगता है? उली पुलिस काला पानी का अभी वो बात हुआ नहीं है, उसके लिए आंदोलन नहीं किया है। तो केपी शर्मा ओली कह रहे हैं कि भारत ने कराया है, क्योंकि ये सारी बातें वो पहले, वो सब मालूम नहीं सर, मेरे उतना ज्यादा मालूम नहीं मेरे को। मतलब आप उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते? हाँ, वो उसके लिए मैं वास्तव भी नहीं करते, उसके लिए कुछ मालूम भी नहीं है। जो देखा है वो जो 2-3 दिन पहले आंदोलन हुआ ना,
उसके बारे में वही उतना तक बोल सकते हैं, उससे आगे हमको कुछ मालूम भी नहीं तो है। आंदोलन किस चीज को लेके था? वही आंदोलन तो वही नेता लोग को गड़बड़ से हुआ, विकास नहीं किया देश में, सब खाली लूटतंत्र हो गया बोल के किया युवा लोग। अच्छा, यहाँ एक चीज हमने देखा है कि मतलब जो इंडियन मीडिया है, हम लोगों पे भी बहुत लोग एकदम गुस्सा कर रहे हैं, बड़ी नाराजगी है। आप भारत रहे, आपने बोला कि आपने ड्राइविंग भी वहां से सीखी है, तो आपका क्या? मेरे को ऐसा कोई भी आदमी से गुस्सा नहीं है, अभी मैं गुस्सा भी नहीं करता है, सब मेरे लिए सब बराबर है। आपको लगता है कि एक गुस्सा है, तो मतलब बीते दिनों में ऐसा कुछ क्रिएट हुआ है? हाँ जी, बीते दिनों में कुछ ऐसा हुआ है कि लोगों में गुस्सा हो गया भारतीयों की तरफ या भारतीयों मीडिया की तरफ? आप इंडियन मीडिया के बारे में बोल रहे थे कि वो क्या? मैं इंडिया में बैठा, जितना दिन बैठा एकदम अच्छी तरफ से बैठा, अच्छी तरफ से नेपाल आया, नेपाल में भी अच्छी तरफ से बैठा है। मेरे को इंडियन से कोई दुश्मनी नहीं है, सब दोस्त लोग था वहाँ भी, वहीं भी ड्राइविंग करके बैठा, तो मेरे को कैसे दुश्मन बनेगा, वहीं लाइसेंस निकाला है। मतलब वहीं जो आपने सीखा उससे आपकी आज रोजी रोटी चलती है। वहीं वहीं सीखा है मैंने, इंडिया में मुंबई में सीखा है। तो ये बताइए, अब जब हालात इतने असामान्य हैं तो आगे आप क्या चाहते हैं, कैसे सब कुछ बढ़िया हो? अभी मैं इंडिया नेपाल के लिए सब बराबर है, छिमेकी राष्ट्र है, सबके लिए अच्छे सोचते हैं। अभी सब एक ही नाच नहीं होता है, मेरे लिए सब अच्छा है। ठीक है सर, मैं तो ये थे हमारे साथ जो हमारे आज के टैक्सी ड्राइवर थे, एयरपोर्ट पे ये हमें मिले और बहुत ही मुश्किल से मोबिलिटी के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसे साधन मिल पा रहे हैं, तो भैया हमारे साथ थे। तो इनका यही कहना है कि ये पूरे आंदोलन इस वजह से ही हुए क्योंकि यहाँ पर नेताओं ने बहुत भ्रष्टाचार किया और इसकी वजह से यहाँ के युवाओं में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था और जिसका ये नतीजा था, ना कि प्रधानमंत्री जो थे केपी शर्मा ओली, उन्होंने जो बयान दिया उस चीज़ को लेके ये कोई कॉन्स्पिरेसी रची गई भारत की तरफ से। तो यहाँ के लोग भी इस चीज़ को काफ़ी हद तक रूल आउट करते हैं। काठमांडू में ये जो पूरी हिंसा थी वो 8 और 9 तारीख को हुई थी और आज हो रहे हैं 12 तारीख, और पीछे आप बिल्डिंग देखिए किस तरीके से जल के सब कुछ राख हो गया है। और सोचिए 4 दिन के बाद भी यहाँ से अभी तक धुआं निकल रहा है। सोचिए कि कैसा मंजर रहा होगा जब इस पूरी बिल्डिंग को जलाया गया होगा। देखिए कि इसका कोना कोना एकदम जल के सब कुछ राख हो चुका है और अभी भी नीचे से सब कुछ आपको धुआं निकलता हुआ दिखेगा। अभी कर्फ्यू इम्पोज्ड है काठमांडू में और यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर पैदल चल के हमें अपने होटल जाना है, क्योंकि जिस टैक्सी ड्राइवर के साथ हम आए थे कर्फ्यू इम्पोज होने के बाद उन्होंने हमें साथ ले जाने से मना कर दिया और वो अपने घर चले गए। तो ये इस वक्त पूरी सिचुएशन है काठमांडू की। अभी इमरजेंसी जो सेवाएं हैं वही बस चालू हैं। नेपाल में जब ये पूरा आंदोलन हुआ तो एक बात जो सबसे ज़्यादा सामने आई कि ये जेनजीज का आंदोलन है, मतलब 18 से 28 साल की उम्र के लोगों का। अब 1 साल बाद आप जेनजीज नहीं रहेंगे, ही इज़ 28। I don't think I fall in that group anyway. And Uh-huh. Gen Z, because Gen Zs were they're little before ahead. They're little before after me, and millennials were little before me. So I think I'm kind of like stuck in the middle between our age group. Our age group, especially from 27 to 30. 27 30 were like micro generations. But yeah, we side with the Gen Z. आप हिंदी में कंफर्टेबल हो? कॉज हमारे जो I can try थोड़ा बहुत. तो ये बताइए कि ये जो पूरा आंदोलन है वो किस चीज़ को लेके था और क्या ये प्रोपेगेट हुआ, किस तरीके का? हमने देखा सोशल मीडिया बैन एंड तमाम चीज़ें। सोशल मीडिया बैन वो तो सिर्फ एक दिखाने के लिए कॉस्ट था ना, पर आप सब शायद होल वर्ल्ड को पता है ना, नेपाल तो 20-30 ईयर्स से पूरा क्या कहते हैं हिंदी में, वो दबा हुआ है ना, वो इसके लिए, वो सिर्फ सोशल मीडिया बैन के लिए नहीं है। हाँ, वो भी एक कॉस्ट था, वो तो एक सेकेंडरी कॉस्ट था। प्राइमरी कॉस्ट तो क्या था? करप्शन, ट्रांसपेरेंसी, है ना, नेपो बेबीज, है ना। If you have to do, suppose if you have to do some government work, you know, like say I will get our ID license. You know, I haven't got my license for like 4 years now, and it's already time to renew it. You know, I'm sorry, my Hindi is not so good. That's why I'm using English. No, it's okay. तो हमने एक चीज़ ये देखा कि क्या सोशल मीडिया को जब बैन किया गया तो वो इसलिए क्योंकि जो अंदर अंदर जो कुछ पक रहा था कि आंदोलन का जो स्वरूप ले रहा था कि मतलब आगे प्रोटेस्ट हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो एक दूसरे से लोग कम्युनिकेट न कर सकें, क्या इसलिए सब कुछ ये सब बैन? हाँ, तो सोशल मीडिया तो एक फ्री स्पीच है ना,
वो तो that's our platform for speaking, no? Because every time we can just come to the road and gather and say, no, but in social media we can say that easily. And yeah, the main reason for banning social media, I think, was to suppress the free speech of the people. I don't think it was specifically for, I didn't think it is specifically for just social registration or stuff like that, because it had already been registered. They just wanted our data and stuff like that, and we were not giving up stuff like that, because that's our private info. And why does government need those kind of stuff? Don't they already have enough info about us? We have citizen card, we have license, we have everything. One Don't- thing I want to know that how did you guys mobilize when social media were banned? So since it was actually a very big movement, right? It was not a specific movement from a single area. So I don't think I can really comment on that. From what I know, we just gathered in the Maitikar area, and from there on, the movement began. Because it was not decided, right? Like people from every district would come to the movement or stuff like that. It was just supposed to be a small movement that was supposed to be in Maitikar. Then surprisingly, everyone joined, है ना? And it led to what happened. अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा जब बाहर बात हो रही है कि नेपाल के जो लोग हैं, नेपाल के जो जेनजीज़ हैं, जेनजीज़ के बगैर अगर मतलब मैं उन्हें यूथ कह दूँ, तो वो किसकी गवर्नमेंट चाहते हैं? क्या वो डेमोक्रेसी नहीं चाहते? वो डेमोक्रेसी चाहते हैं. Of course they want democracy. Of course they want democracy. They want a transparent leader. They want someone who's not corrupted, someone who's not going to side with only their family. Someone who's not going to run country like it's personal family business, right? We want people like that. Of course we want democracy. We want free speech. We want to go anywhere we want to. So who's that leader? For now, I don't think that's a collective issue, right? I don't think I can say it, but I'm sure you guys have heard in social media people like Balinsa, our Susila ma'am, they're stepping up, and let's see what happens. And I'm sure you guys all know about our Mayor Balendra sir, right? So yeah, I guess people like that are gonna step up when time comes. But Balen Shah is supporting Sushila Karki. Yeah. And you guys are saying no, that no, she's because- not Gen Z. No. So how can people our age be in the prime minister seat? We cannot be there, right? Because we don't have the experience, sir. We need experts. And Sushila ma'am, she is an expert. She is our chief justice. She was once our chief justice. She fought for the mothers' citizenship rights. Because we didn't have that before. Only fathers could give that to their children. Now even mothers can. And that's a big win for people, no? So that's why. अच्छा, जैसे अगर गवर्नमेंट यहाँ फॉर्म नहीं हो पाती उस तरीके से, तो क्या सेना का नियंत्रण पसंद करेंगे आप लोग? डू यू वांट I don't know, man. It's like I said, this is a collective issue, right? I cannot just say that I want this, I want that, right? We have to see what happens, and definitely, I don't think we would want an army regime, right? We would want a democratic regime, because our constitution, it's very good on paper. The only problem is it's not being implemented, because our constitution, it's very well written. I think it's very, because it was done with lots of research, lots of bloodshed, lots of hard work, right? And we just want it to be transparent and implemented, because what's written in the paper, if that is implemented, I think our nation can do very good. Why people here are chasing Indian media? Because you guys are saying, I don't mean you guys, because I'm saying, because they're saying like Nepal should be part of India, and we wanted a Hindu nation, blah blah blah, stuff like that. Fuck that. We don't need that. And I'm also a born Hindu, right? I'm Hindu. In Nepal, it's religion is a very thin line, and religion has never been a problem here. You can be Muslim, you can be Sikh, you can be Hindu, Buddhist. It doesn't matter. You can, if a Muslim can go and pray to the Hindu temple, we don't mind that. And so from what I've seen in social media is that those low-level social media, Indian social media, they're trying to create this religion-based discussion, and that's not even an issue. We don't even want to hear that. Like, like your deputy prime minister or something, deputy CM or something said. Deputy CM from Bihar, yeah, Samrat yeah. Chaudhary. Everyone saw that video. He said we should be part of Nepal. Does he know what he's saying? Does he know? Does he know the relation between Nepal and India? Aren't we guys friends? We're supposed to be we're like brother nations, no? You guys are the big brother, we're the small ones, no? We have always coexisted between us. And how dare he say that? How dare he say that Nepal should be part of India? Who gave him the right? Okay, the last thing I would like to ask, why wasn't it peaceful? Why did you guys, not you guys, like Genjis burned this Rashtrapati Bhavan, that hotel, and Sansad? So yeah, you see, there were like millions of people gathered, right? And some of them, of course, they were bad. They were bad people. They just wanted to cause violence, and they wanted to loot stuff like that. So I think that's why. Because I can honestly say,
I was there. I was also part of the movement, right? I didn't actually got shot at, you know? But we never destroyed any public property and government property. We never did that. We only spoke. We only raised our unarmed hands. We only said we want equality. We didn't burn all the stuff. Those were probably done by goons and stuff like that. So there's some kind of regret that The regret is that the movement was so big that small level of infiltration by other party members and goons, those could not be observed, because it's a very big movement, and you can see someone throwing rocks and lighting fire to the car showrooms and banks and stuff like. Do you think we Genji did that? But- I don't think. I don't know. but- We're not going to do that. but we saw visuals that many youths were looting stuffs from yeah. shopping malls and- So those, I can't speak for those persons, because they are not our person. They are just some opportunist people or some party members or whoever they might be. They are just looking for opportunity to cause problem. That's it. So same question again, that you have some regret that Regret. The regret is that public properties were destroyed. Private companies like Vadbritini and car showrooms, Hilton Hotel. those were destroyed. That was not our goal. We only wanted the government to work with us. No, we never wanted to burn this. We never wanted to burn that. The moment got so big, and I'm sure you guys you guys have seen, when there are like tens of thousands of people, things get out of hand very easily. A small spark can cause a big fire, right? So I think that's what happened. So what kind of government you want here? So The we la- want, like any people want from any country, a good government that's transparent, that doesn't rely on corruption, that doesn't, and like I said before, that doesn't run country like it's personal business. That's all we want. That's all we want. And you can, what I don't understand is the point. They live in this country too, right? If this country is good, aren't they going to have a good life? Let's see. Let's see what happens. We just want a transparent and corruption-less government that works for the people and then works with the people, not just for their nepo babies and not just for the family. Like some big family-run business thing. कौन है एक बिग फैमिली रन बिजनेस? तो आप सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बारे में सोचते हैं ना, वो तो सिर्फ वो तो प्राइवेट कंपनी है ना, पर देश तो प्राइवेट कंपनी नहीं है ना, ये तो देश है ना, इसीलिए ऐसे रन नहीं होना चाहिए. It should be run like a country free of corruption and free of everything bad that has to do with it. Thank you so much. What's your name? Sandesh. My name is Sandesh. तो ये हमारे साथ एक युवा थे. ये राष्ट्रपति भवन जो शीतल निवास है उसके ठीक बगल में ये हमें खड़े मिले. उन्होंने हमसे बातचीत की. इन्हें इस बात का थोड़ा सा रिग्रेट ज़रूर है कि इनका ये पूरा मूवमेंट ये वेंडलाइजेशन के लिए नहीं था. जिस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, ये इनका लक्ष्य नहीं था. लेकिन जब एक बड़ी भीड़ होती है तो उसमें कई सारे अनसोशल एलिमेंट्स उसमें जुड़ते हैं, और जिसकी वजह से ये सारे स्थिति पैदा होती है, जो कि काठमांडू में हुआ और नेपाल के अलग अलग शहरों में हुआ. तो इस बात का एक रिग्रेट है. लेकिन वो ये चाहते हैं कि अब जो गवर्नमेंट फॉर्म हो, जो भी सरकार में है, जो भी प्रधानमंत्री बने, वो पूरा गवर्नमेंट एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो करप्शन फ्री होना चाहिए. तो उन्हीं में से जो इनकी नज़र में सबसे बेहतर छवि के लोग हैं, वो उन्हें ज़रूर चुनना चाहेंगे. तो ये यहाँ के लोगों की भावना है. लोग बहुत घबरा रहे हैं बातचीत करने से, क्योंकि अभी सेना के हाथ में सारा नियंत्रण है. और जब लोगों से बातचीत करते हैं तो वो नहीं चाहते कि सेना का जो नियंत्रण हो वो सुरक्षा व्यवस्था को सिर्फ वो देखें, वो वहाँ तक ही रहें, ना कि वो गवर्नमेंट की तरह इस देश को रन करें. इन्हें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए, और ये अभी भी ये बात कह रहे हैं. तो इस तरीके से और भी जो अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, पूरी जो स्थिति यहाँ बनी है उससे, तो हम सबसे बातचीत करेंगे और सारे अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे. इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था हमारे साथी अभिषेक ने. जुड़े रहिए खबरगांव के साथ. नमस्कार.